रही है ना, बताओ मुझे। जी मैम दिखाई दे रही। दिखाई दे रही है, ओके। मैं थोड़ा सा देखो, ये ज्यादा क्लियर है क्या? मेरी शैडो आ रही है, तुम्हें भी मेरी शैडो दिखाई दे रही है कि सिर्फ मुझे दिखाई दे रही है? तुम्हें जी क्लियर मैम दिख रही दिखाई है दे रही। स्क्रीन? शैडो दिखाई दे रही शेडो है ना दिखाई दे तुमको रही मेरी? है। हाँ, तो ये दिखाई दे रही। डायरेक्शन ही करना, मुझे कुछ करना पड़ेगा। मगर पढ़ने में तो क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? या कि मैं डायरेक्शन ही नो। चेंज करूँ तभी क्लास में? ठीक है, चलो बेटा, तो हम चालू कर रहे हैं आज मोल कॉन्सेप्ट। वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोल कॉन्सेप्ट। क्या आता है इससे? सिर्फ न्यूमेरिकल। और जब भी दुनिया का कोई एग्जाम आप देंगे, मोल कॉन्सेप्ट से सवाल ना आए ऐसा नहीं हो सकता। केमिस्ट्री आ रही है और ये चैप्टर आ रहा है तो मोल कॉन्सेप्ट जरूर आएगा। ठीक है, दुनिया का कोई टीचर हो ये चैप्टर पूछ रहा है, मोल कॉन्सेप्ट का पूछे, ऐसा नहीं। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर कंडीशन है और बहुत आसान है। देखो, जब मैं पढ़ाऊंगी तुम्हें लगेगा हे भगवान कितना सारा पढ़ा दिया, लेकिन उसमें से समझनी सिर्फ 2-3 बातें हैं। वो कितनी सारी बातें मैं इसलिए बताऊंगी कि जिससे तुम्हें पूरा समझ में आ जाए, बहुत डिटेल में। देखो, अगर हम बुक की डेफिनेशन देखें तो बुक जो कहती है वो कहती है अ मोल इज, एक्चुअली मैंने MOL लिखा है, MOL होता है, ई नहीं आता है, बट लिखते समय बाय डिफॉल्ट अपन लिखते हैं। अ मोल इज डिफाइंड एज द number of atoms in 12 gram of carbon 12। तुम्हें जो मैंने ये डेफिनेशन लिख कर दी वो बुक से लिख कर दी है। इसका मतलब जब मैंने पढ़ा था मुझे भी नहीं समझ आया कि तुम क्या कहना चाहते हो भैया, आप क्या चाहते हो, हमें नहीं समझ में आया। तो मोल इनके हिसाब से क्या है, ये कहते हैं कि एक मोल चीज जो है वो बराबर है उस नंबर के कि अगर हम 12 ग्राम कार्बन ले लें, 12 ग्राम कार्बन, 12 ग्राम कार्बन, मान लो कि मैं अपने हाथ पे ये रखती हूँ, ये 12 ग्राम कार्बन है सपोज, तो इस 12 ग्राम कार्बन में जितना नंबर ऑफ एटम होगा उस क्वांटिटी को हम 1 मोल। फिर से सुनो। मान लो तुमने 12 ग्राम आलू खरीदे मार्केट से, तो 12 ग्राम आलू में अपन मान लेते कि 12 आलू आए समझने की, और उन 12 आलू को आपने हाथ में रखा, तो वो बोलते हैं कि 12 ग्राम आलू में जितना आलू है ना उतना ही जो है 1 मोल होता है। यानी इस एग्जाम्पल के हिसाब से 1 मोल इज इक्वल टू 12 आलू, क्योंकि 12 ग्राम में 12 आलू आ रहे हैं खरीदने में। समझ आया है क्या कुछ? वन मोल किसके बराबर है? 12 ग्राम कार्बन ले लो, इसमें जितने कार्बन के एटम होंगे ना, जितने भी एटम होंगे वो 1 मोल के बराबर होगा। अगर ये बात नहीं समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है, आगे आ जाएगी। थोड़ा बहुत कुछ समझ में मैम ये आया है? कार्बन माइनस क्या है? कार्बन 12 का मतलब है, माइनस नहीं है बेटा, कार्बन 12 का मतलब है कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं ना, कार्बन का 12 एटॉमिक मास वाला आइसोटोप है। अच्छा अच्छा। कार्बन के 2 ठीक है। आइसोटोप है ना भैया, 12 और 14। एटॉमिक नंबर, मास नंबर 12 और मास नंबर 14 वाला आइसोटोप, 2 आइसोटोप होते हैं, तो वो कह रहा है 14 वाला नहीं लेना है, 12 वाला लेना है, ये मतलब। जी मैम। और किसी को पूछना है कि आगे चलें? मैं इसको प्रूव करके दिखा दूंगी तो ये बात समझ आ जाएगी। ये डेफिनेशन से बहुत रेयरली समझ में आती है, अगर तुम्हें एक आध शब्द समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। वैसे एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अमीडियो एवोगैड्रो। एवोगैड्रो, मैंने एक आध क्लास में बताया था कि इन्होंने दिया था एक कांस्टेंट जिसे Na या N नॉट से भी रिप्रेजेंट करते हैं और उसको कहते हैं एवोगैड्रो कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू जी। होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। याद करो, मैंने कहा था कि अगर कोई कहता है कि मेरे पास 1 मोल पेन है, यानी उसके जी पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पेन है। अगर मैं कहती हूँ कि मेरे सिर में बताओ कितने बाल हैं, तो तुम कहते हो, तुमसे कोई कहे कि यार मेरे सिर में तो कम बाल है, तो कहते हो मेरे सिर में तो 1 मोल बाल है, जा गिन ले, है ना? तो अगर वो साइंस का स्टूडेंट होगा तो उसको पता होगा कि तुम्हारे सिर में 1 मोल का मतलब है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 हेयर्स। अगर कोई कहता है मेरे पास 1 मोल साइकिल है, यानी उसके पास कितनी साइकिल है? उसके पास 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 साइकिल। आई बात समझ में? यस। फिलहाल तुम्हें ये समझ में आना है कि 1 मोल
उसको एवोगैड्रो से रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगैड्रो कांस्टेंट कहते हैं, और उसकी वैल्यू है इतनी। क्या इतनी बात समझ में आ गई है? यस मैम। यस मैम। इतनी बात समझ में आ गई है। अब चलो, अब हम पहले कुछ बेसिक टर्म्स सीखेंगे, तब मोल कॉन्सेप्ट तक पहुंचेंगे, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट पढ़ा दूंगी तो सिर्फ मुझे ही आएगा, तुम्हें नहीं आएगा। इसमें क्या क्या टर्म्स आनी चाहिए और हम पढ़ चुके हैं, मगर फिर भी मोर क्लैरिटी के लिए मैं रिपीट कर रही हूँ। टर्म्स है एटॉमिक मास, टर्म्स है मोलर मास। ये टर्म्स क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि न्यूमेरिकल करते समय सवाल की लैंग्वेज होगी, या तो एटॉमिक मास बताएगा, या मोलर मास बताएगा, या मॉलिक्यूलर मास बताएगा। तो पहले हम जो है एनालिसिस करेंगे सारी टर्म्स का, फिर हम न्यूमेरिकल करेंगे। भैया जी, अगर कोई बोलता है एटॉमिक मास, तो वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है एक एटम का मास, यानी एक सोडियम का मास, एक कार्बन का मास, या एक नाइट्रोजन का मास, या एक ऑक्सीजन का मास। यही तो एक एक एटम है। समझ रहे हो ना? एटम का मतलब क्या? सिंगल एंटिटी, सिंगल एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट वो कार्बन का हो, ऑक्सीजन का हो, नाइट्रोजन का हो, हाइड्रोजन का हो, उस एक एटम के मास को एटॉमिक मास कहते हैं। तो एटॉमिक मास क्या है बेटा? मास ऑफ वन एटम ऑफ एनीथिंग, ऑफ एनीथिंग नहीं, ऑफ एनी एलिमेंट। कोई डाउट है एटॉमिक मास में? नो मैम। नहीं है ना? अगर हम बोलते हैं मोलार मास, इसको छोड़ती हूँ 2 मिनट के लिए। एटॉमिक मास आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, मास ऑफ वन एटम इज एटॉमिक मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बताओ? तुम जानते हो? Mass of molecule, like for example, a compound मास ऑफ, H2. बेटा मास ऑफ मॉलिक्यूल बोलकर तुम एक और सवाल पैदा करते हो। मास ऑफ कितना मॉलिक्यूल? बेटा वन मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास इज मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। जैसे वाटर मॉलिक्यूल का मास, जैसे CO2 मॉलिक्यूल का मास, जैसे जैसे C6H6 मॉलिक्यूल का मास। C6H6 क्या है? बेंजीन मॉलिक्यूल है। तो बेटा मॉलिक्यूलर मास होता है एक मॉलिक्यूल का मास, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कैलकुलेट करना सिखाया था। सिखाया था कि नहीं सिखाया था? यस मैम। याद करोगे? सिखाया था ना कि देखो, मैं याद करा देती हूँ, याद दिला देती हूँ। वाटर का मास अगर निकालना है तो क्या है? इसमें 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन है। तो ये देखो, जी। ये एक एटम हो गया, एक एटम हो गया, इसका मास हो गया 2 × 1, प्लस ऑक्सीजन का मास है 16, तो वाटर का मास आ जाएगा 8। 15। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? यस मैम। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास आप जानते हैं। एटम्स जब जुड़ते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है। देखो यहाँ से हमने 2 बार हाइड्रोजन उठा लिया है, हम लिख लेते हैं यहाँ 2 हाइड्रोजन उठा लिया, एक ऑक्सीजन, तो वाटर बन गया है। एक कार्बन, 6 कार्बन 6 हाइड्रोजन उठा लो तो बेंजीन बन जाएगा। एक कार्बन 2 ऑक्सीजन उठा लो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो एटम जब जुड़ते हैं तब मॉलिक्यूल बनता है। तो ये बीच में मोलर मास कहाँ से घुस गया यार? हम एटॉमिक मास जानते थे, मॉलिक्यूलर मास भी जानते थे। बेटा अब समझे हो ना? तुम्हें हिंदी में याद रखना है। कोई बोलता है एटॉमिक मास, तुम्हारे दिमाग में फट से क्या आना चाहिए? एक एटम के मास की बात कर। समझ रहे हो? यस मैम। समझ रहे हो मेरी बात? यस मैम। भाई दुनिया में करोड़ों मॉलिक्यूल होंगे हाइड्रोजन के, लेकिन हम करोड़ों की बात नहीं कर रहे हैं। हमसे कोई बोले हाइड्रोजन का मास कितना है, तो हम एक हाइड्रोजन के मास के बारे में सोचेंगे। अगर कोई कहता है मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो हम एक मॉलिक्यूल, किसी भी चीज के एक मॉलिक्यूल, जैसे पानी का एक मॉलिक्यूल, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल, इनके एक एक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। समझ रहे हो? यस मैम। समझ रहे हो ना बेटा? इसको ऐसे समझो जैसे तुम चावल दाल खाते हो, तो चावल दाल तुम ढेर सारा खाते हो, मगर उसमें दाल का एक एक दाना होता है। एक एक दाना होता है कि नहीं होता यस मैम होता है। है? एक कटोरी दाल अगर तुम खाते हो, तो उस एक कटोरी दाल में मान लो कि 400 दाने हैं दाल के, तो हर एक दाने का वजन काउंट करेगा कि नहीं करेगा? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ भी वैसे ही है। दुनिया में लाखों एटम है, लेकिन हर एक एटम के मास की बात हो रही है। अगर एटॉमिक मास बोलते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट मास ऑफ अ सिंगल एटम, मात्र एक एटम। देखो इसको और समझा देती हूँ। मेरे पास ये ढेर पड़ा है पेन का ढेर पड़ा है, लेकिन अगर मैं बोलती हूँ पेन का मास, तो मतलब एक पेन का मास, सबका नहीं। सबका एक साथ बोलेंगे तो मॉलिक्यूलर मास होगा। समझ आए? बोला बेटा? समझ में आया बेटा? इतना समझ में आया? यस मैम। एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास में थोड़ा भी डाउट है तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। चारों को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। चारों Yes, को ma'am. क्लियर है? अब आप देखिए, अगर हम मोलार मास की बात करते हैं बेटा जी,
तो मोलार मास क्या है? अब तुम बताओ, एटॉमिक मास एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास, तो मोलर मास क्या होगा? Mass of one mole. यस, वेरी गुड। देखो मैंने तुम्हें नहीं बताया, तुमने खुद बताया कि मोलार मास क्या होगा भाई। एटॉमिक मास एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास एक मॉलिक्यूल का मास, तो मोलर मास क्या होगा? मास ऑफ वन मोल। हमें कुछ याद ही नहीं करना पड़ा, मास ऑफ वन मोल। अच्छा, अभी मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले पढ़ाया था कि वन मोल किसके बराबर होता है? 6.02 27. हाँ, हमने पढ़ लिया, लेकिन कि मास ऑफ वन मोल, तो हमें पता है कि वन मोल इज इक्वल टू इतना पार्टिकल, इतना पार्टिकल। इस बात को बहुत गौर से समझना है। अगर कोई एटॉमिक मास बोलता है तो वो एक एटम के मास की बात करता है, सिर्फ एक एटम। अगर कोई मॉलिक्यूलर मास बोलता है तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के मास की बात करता है। लेकिन अगर कोई एक मॉलिक्यूल, एक मोल बोल देता है ना बेटा, अगर कोई एक मोल बोल देता है बेटा, तो वो इतने पार्टिकल्स के मास की बात कर रहा होता है। क्या तुम्हें अंतर समझ में आया? Yes, ma'am. बोलो, अच्छे से आया है समझ में? जी मैम। मैम। चारों को, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। Yes, अगर ये ma'am. नहीं समझ में आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा आगे के लेक्चर में। फिर से रिपीट करते हैं। एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास, मॉलिक्यूलर मास मतलब एक मॉलिक्यूल का मास। लेकिन एक मोल का मतलब, मोलार मास का मतलब एक मोल का मास तो होता है, मगर एक मोल में इतना पार्टिकल है। समझ रहे हो बात को? तो यानी अगर तुमने कहा कि मैडम मैं एक आम खरीद कर लाया हूं, तो वो एक ही आम है, मान लो वो 250 ग्राम है, तो उसका एटॉमिक मास हो गया। लेकिन अगर तुम एक आम, एक आलू, एक टिंडा खरीद के लाए हो, तो तीनों का वेट उनका मॉलिक्यूलर मास होगा, तीनों का वेट जुड़ जाएगा आपस में, तब तुम्हें मॉलिक्यूलर मास मिलेगा। लेकिन अगर तुम कहते हो कि मैडम मैं तो एक मोल मैंगो खरीद के लाया हूं, तो तुम कितना मैंगो खरीद के लाए हो बेटा? 6.1 इतना खरीद के लाओ, 6.022 इंटू 10⁻23 मैंगो खरीद के लाओ, तब इसका वजन निकालो, जो आएगा वो एक मोल मास होगा। समझ आया? बोलो, इतना समझ में आया है? Yes, ma'am. इतना समझ में चारों को आया है? श्रेया, तुम्हें समझ में आया है? दुनिया में कोई भी कह दे कि भैया मैंने ये चीज एक मोल रखी है, तो तुम्हारे दिमाग में फट से कौन सा फिगर दौड़ जाना चाहिए? एक मोल का मतलब क्या होता है? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, जिसे एवोगैड्रो नंबर कहते हैं, Na या N0 से रिप्रेजेंट करते हैं। रट लो, रट। समझ गए कि नहीं समझे? मैम समझ गया। अब देखो बेटा, ऐसे ही फ्लो चार्ट बना के मैं तुम्हें नोट्स दूंगी, तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। इसी टॉपिक का आगे एक्सटेंशन है। अगर ये तो हमने पार्टिकल वर्ड यूज किया है ना, अगर मैं कह दूं कि ये पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स हैं ये एटम्स हैं, मैं कह सकती हूँ। फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये पार्टिकल क्या है? ये मॉलिक्यूल है। भाई कोई ऐसा भी तो कह सकता है कि मेरे पास एक मोल एटम है, कोई ऐसा भी तो कह सकता है मेरे पास एक मोल मॉलिक्यूल है। जब तुम एक मोल साइकिल और एक मोल बाल और एक मोल मैंगो कह सकते हो, तो एक मोल एटम और एक मोल मॉलिक्यूल नहीं कह सकते? क्या हो गया? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? अब्बा गए? बोलो भाई, मम्मी से बात नहीं करो बेटा क्लास के बीच में। बोलो बेटा, बोल सकते हैं Yes, कि नहीं ma'am. बोल सकते हैं? यस बोल मैम। सकते हैं। तो अगर हमने कहा कि मेरे पास, देखो बेटा, अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक मोल एटम है, अभी मैं कह रही थी एक एटम है, जब एक एटम है तो एटॉमिक मास था। लेकिन जब मैंने कहा कि मेरे पास एक एटम नहीं है बेटा, मेरे पास एक मोल एटम है, तब कहानी बदल जाएगी। और फिर इधर मैंने कहा था मेरे पास एक मॉलिक्यूल है, तो उसका मास मॉलिक्यूलर मास था। लेकिन अब मैं कह रही हूँ कि मेरे पास एक मोल मॉलिक्यूल है। समझ रहे हो ना बेटा जी? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने कहा मेरे पास एक मोल एटम है, यानी मेरे पास कितना एटम है? बोलो बेटा, अगर मैंने कहा मेरे पास एक मोल एटम है तो कितना एटम है? 6.022 into 10⁻23 है। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम है, एटम। देख रहे हो ना, जो चीज बोली हो एक मोल, उसके पीछे वो लगा देना। एक मोल मैंगो बोले तो इतना बोल के मैंगो लिख देना, एक मोल साइकिल बोले तो इतना लिखकर साइकिल लिख देना, एक मोल पेन बोले तो इतना लिखकर पेन बोल देना। एटम बोल रहा है तो इतना लिख के एटम बोल दो। कोई डाउट? नो मैम। अब यहाँ बताओ कि अगर हमने कहा कि मेरे पास एक मोल मॉलिक्यूल है, तो मुस्तफा क्या कर दें हम? क्या लिख दें?
6.02 6.02 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स लिख दें कि नहीं लिख दें? मैम लिख देंगे। लिख देंगे ना। अभी चारों में से किसी को यहाँ तक कोई डाउट है तो मुझे रोक कर पूछ सकते हैं, आगे ना बढ़े अगर डाउट। क्लियर हो गया है? नहीं मैम कोई डाउट नहीं। No, ma'am. पक्का क्लियर है? बेटा देखो अब यहाँ अब पैदा clear है। होंगे दो नए टर्म्स, यहाँ पैदा होंगे दो नए टर्म्स। फिर से बता रही हूँ, एक एटम का मास एटॉमिक मास, एक मॉलिक्यूल का मास मॉलिक्यूलर मास। लेकिन एक मोल का मतलब होता है इतना पार्टिकल। अगर मैं एक मोल एटम ले लूं तो इसका मतलब होगा इतने ही एटम, और अगर मैं एक मोल मॉलिक्यूल ले लूं तो इसका मतलब होगा इतने ही मॉलिक्यूल। अब मेरा सवाल है आप लोगों से, एक जनरल नॉलेज का सवाल है कि आप मुझे बताइए क्या एक एटम का जो मास होगा वो ही मास 6.022 into 10 to the power 23 एटम्स का भी होगा, ये अलग होगा? मैम अलग होगा। अलग होगा ना। अरे भाई मैं बोलती हूँ एक मैंगो ले लो, या मैं बोलती हूँ 6.022 into 10 to the power 23 मैंगो ले लो, तो कितने बड़ी क्वांटिटी हो गई कि नहीं हो गई? यस मैम। तो बेटा यहाँ पैदा हुआ एक नया शब्द। जब आपके पास एक मोल एटम है तो उसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास, इसे कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास। तो खाली एटॉमिक मास माने एटम का मास, तो ग्राम एटॉमिक मास का मतलब एक मोल एटम का। अब समझ में आया है? ओके मैम। यस मैम। अगर हमने बोला एक मोल का मास जो है, एक मॉलिक्यूलर मास इतना होता है, तो इसके लिए भी एक नया टर्म पैदा होगा। क्या बोलेंगे? अब तुम गेस कर सकते Gram molecular mass. हो। Yes, very good. उसे कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास। समझ लिया ना, अब सारे फॉर्मूला समझ आ जाएंगे। ग्राम एटॉमिक मास को शॉर्ट में GAM भी लिखते हैं, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास को शॉर्ट में CMM भी लिखते हैं। तो सिंबल्स इसके लिए यूज होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आई होप आपको यहाँ तक कुछ डाउट नहीं था। ठीक है, चलो अब मैं जरा तुम्हें झांकी दिखाती हूँ कि कैसे सवालों में आपको बेवकूफ बनाया जाएगा। एक एग्जाम्पल लीजिए बेटा जी, आप बताएंगे कि आपने कहा है कि आपको सब समझ में आया है। जब तक मुझे शांति नहीं मिलती कि आपको समझ में आया है तब तक मैं मेडिकल नहीं कराऊंगी। मेरे पास है नाइट्रोजन। अगर मैं कहती हूँ मेरे पास 14U है नाइट्रोजन, कितना नाइट्रोजन है? 14U। मेरी 14U। क्या मैं बोलती हूँ कि मेरे पास 14 ग्राम नाइट्रोजन है? मैं दो बातें बोल सकती हूँ, ध्यान रखना। मोल कॉन्सेप्ट में वो दो ही तरह से बात कर सकता है। या तो वो कहेगा कि उसके पास जो भी तुम्हारा एलिमेंट है वो कहेगा कि उतना यू है मास, या वो कहेगा उतना ग्राम है। लेकिन जो मैंने तुम्हें कहानी समझाई है उसके हिसाब से तुम गेस करो कि अगर हम कहते हैं कि नाइट्रोजन 14U है तो वो क्या कहना चाहता है? किसकी बात कर रहा है? ग्राम। ग्राम। ग्राम की बात तो यहाँ कर रही है। पिछली क्लास में मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि 1U इज इक्वल टू 1 ग्राम, बताई थी? यस मैम बताई थी। वो रफली होता है बेटा, वो रफली होता है लिखने के लिए। उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है, वो आज की क्लास में समझ में आ जाएगा। मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ, जो तुम मास याद करते हो ना, कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मास है 16, ये सब यू में होता है, ये सब यू में होता है क्योंकि ये एटॉमिक मास। समझ रहे हो? Yes, ma'am. अंतर समझो। जब मास यू में दिया है ना बेटा तो वो क्या है? वो सिर्फ एटॉमिक मास है। क्या है? एटॉमिक मास एटॉमिक है। मास। और अगर ग्राम में दिया है ना बेटा तो वो ग्राम एटॉमिक मास क्या कहला जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। इसका क्या मतलब समझे? अगर यू में दिया है और तो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास का मतलब है मास ऑफ, अभी पढ़ के आओ, 1 एटम। 1 एटम। और अगर वो बोलता है ग्राम है, 14 ग्राम है, तो यानी वो बात मास कर रहा है ऑफ 1 ग्राम। 6.02 into 10 to the power 23 नाइट्रोजन की, यानी 1 मोल की बात कर रहा है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अंतर समझ पाएगी? समझ में आया? नहीं आया? आ गया मैम। बॉयज Yes, ma'am. बाकी सौगात यस मैम आ गया। मैम फिर आ से गया। बता देती हूँ, कोई हिच है
अगर आप मास को यू में लिखते हो तो वो एटॉमिक मास होता है, और आप एक एटम के मास की बात कर रहे होते हो, इसलिए हमने कहा वो एटॉमिक मास है। लेकिन अगर मैंने 14 ग्राम रखा है तो इसका मतलब है कि वो ग्राम एटॉमिक मास है, यानी 1 मोल नाइट्रोजन का मास है, सिर्फ एक नाइट्रोजन का नहीं। एटॉमिक मास एक नाइट्रोजन का, ग्राम एटॉमिक मास 1 मोल नाइट्रोजन। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर? हो गया। अब देखिए, इसी की तरह मैंने एक एटम का एग्जांपल समझाया था, उसकी मदद से मैंने एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में अंतर बताया है। अब मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ वाटर मॉलिक्यूल का। वाटर मॉलिक्यूल में मैंने तुम्हें यहाँ अच्छे से मैम समझाया ये है। जब भी ग्राम एटॉमिक आएगा तो अपन को एक हाँ। मोल का ही लेना है उसके अंदर। यस, वेरी गुड, यही तो समझना है। अगर वो कहता है ग्राम एटॉमिक लिख देता है ना, तो यानी वो एटम की बात कर रहा है, कितने, उसी एटम के 1 मोल की बात कर रहा है। और अगर वो ग्राम मॉलिक्यूलर लिख देगा तो मॉलिक्यूल की बात कर रहा होगा। तो आपको 1 मोल समझना है, यही तो समझा रही हूँ। जी जी समझ रहे हो? जी मैम। अगर कोई एटॉमिक मास बोलता है तो एक एटम की बात कर रहा है, लेकिन अगर ग्राम एटॉमिक मास बोलता है ना बेटा, तो 1 मोल एटम की बात कर रहा है, ऐसा समझ। अब आ गया है सबको जी समझ? आ गया है, सौगात आ गया है, Yes, ma'am. जी मैम, और आ यस मैम। श्रेया ने पहले ही बोल दिया था कि हमें आ गया है। अब देखो, अब हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का तुम बताना। मैंने लिखा है 18 ग्राम, तो ये 18 मास ऑफ Mass वन of एटम। एटम कहाँ है रे? ये तो Mass of one मॉलिक्यूल है molecule. ना। Molecule. वन अच्छा। मॉलिक्यूल। हाँ, तो ये क्या हुआ? वन मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल मास हुआ, ये मॉलिक्यूलर मास हुआ ग्राम वाटर का। और 18 ग्राम लिखा है तो क्या होगा? Gram molecule. ग्राम ग्राम एटॉमिक। मॉलिक्यूल। एटॉमिक कौन बोल रहा है? ये एटम कहाँ से है बेटा? ये तो मॉलिक्यूल है। मैं एटम क्या मॉलिक्यूल होता है? है। सिंगल सॉरी। एंटिटी होती है एटम। ये तो H2O मॉलिक्यूल है ना, तो इसे क्या कहेंगे? ग्राम मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूल। मास। कोई डाउट है? नो मैम। No, ma'am. यानी सिंपल सा बेटा, एक बात हमें जो समझ में आई है इतने घंटे से डिस्कशन की, तो ये समझ में आई है कि अगर आप एटम की बात करते हैं, अगर आप एटम की बात करते हैं, तो एटम का मतलब है, अगर आप सोडियम की बात करते हो, कार्बन की बात करते हो, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, सिंगल सिंगल है ये, है ना, हाइड्रोजन की, तो ये अगर इनका 1 मोल की बात करते हो ना, 1 मोल हाइड्रोजन की बात करती हूँ मान लो, तो मैं कितने हाइड्रोजन की बात कर रही हूँ? मैं 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन की बात करती हूँ। और इसी को कहा जाएगा GAM, ग्राम एटॉमिक मास। क्लियर है? यस मैम। जी मैम। और अगर मैं बात करती हूँ तो मॉलिक्यूल की, वाटर मॉलिक्यूल की, या मैं बात करती हूँ CO2 मॉलिक्यूल की, अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करती हूँ, तो मैं अगर कहती हूँ कि 1 मोल ऑफ H2O है मेरे पास, तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाहती हूँ? मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूल किसके बेटा जी? पानी के। यानी हमारा ये बन गया है GMM। तो आपको GAM और GMM समझ में आ गया है? जी यस मैम। मैम। चलो, अब एक आखिरी और तीसरी चीज, जो तुमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा, 1 मोल ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग दुनिया में कोई भी चीज अगर 1 मोल है तो उसमें कितना पार्टिकल होगा? इतना पार्टिकल। अगर वो एटम है तो इतना एटम होगा, अगर वो मॉलिक्यूल है तो इतना मॉलिक्यूल होगा, अगर वो इतनी रेत है, 1 मोल रेत है तो इतनी रेत होगी, इतने पार्टिकल्स रेत होंगे। अगर वो पानी है तो इतने पार्टिकल्स पानी होंगे, अगर 1 मोल पन्ने हैं तो इतने पेजेस होंगे। ठीक है, लेकिन बेटा ये जो आपने कहानी पढ़ ली इतनी सारी, दैट डजंट अप्लाई ऑन गैसेस। ये गैसेस पे अप्लाई नहीं होती। तो फिर क्या है कि गैसेस का अपना ही अलग, ये है ना, अपने आप को मिस यूनिवर्स समझती है, इनकी कहानी अलग चलती है। बेटा देखो, अगर हम गैस के 1 मोल की बात करते हैं, कोई भी गैस है दुनिया में, उसके 1 मोल की बात करते हैं, तो तुम्हें क्या लगता है 1 मोल तो हमारे लिए यूनिवर्सली इतने के बराबर है, तो गैस के लिए क्या होता होगा? गैस का भी 1 मोल में इतना पार्टिकल्स होता है, ऐसा नहीं हो कि नहीं होता। वो कहती है कि इतना पार्टिकल्स होता है, लेकिन गैसेस तो पार्टिकल्स में काउंट नहीं कर सकते, तो गैसेस के लिए इसको बोल दिया गया है 22.4 लीटर। और इस 22.4, जैसे अपन 1 मोल बोलते हैं, 1 मोल मोल मोल, इतनी देर से मोल एटम मोल मॉलिक्यूल कर रहे हैं, वैसे गैसेस के लिए इसको कहा जाता है कि गैसेस का मोलर वॉल्यूम। समझ आया? यस मैम। जी लेकिन लेकिन एक बात आप ध्यान रखिए
कि गैसेस के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल सिर्फ तब होंगे जब गैस जो है एसटीपी पर है, गैस एसटीपी पर है। अब एसटीपी क्या है? एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर में टेम्परेचर की वैल्यू होती है 273 केल्विन यानी 0 डिग्री, और प्रेशर होता है 1 एटीएम। कोई एक सा चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शायद थर्ड है या फोर्थ, किसी एक चैप्टर में मैं तुम्हें नहीं थर्मोडायनेमिक्स में, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स में मैं तुम्हें दो वेरिएबल पढ़ाऊंगी, एसटीपी और एसएटीपी। दो वेरिएबल नहीं है, दो कंडीशन है। हालांकि एसटीपी का मतलब मैंने तुम्हें बता दिया है, कुछ काम सिर्फ स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे ही होते हैं, बाकी समय नहीं होते। कहने का क्या मतलब है भाई, स्वेटर तुम साल भर थोड़ी पहनते हो, स्वेटर तुम तब पहनते हो जब टेम्परेचर 15-16 डिग्री से नीचे चला जाता है या 20 डिग्री से नीचे चला जाता है, तब तुम स्वेटर पहनते हो। तो स्वेटर पहनना एक ऐसा काम है जो किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हो रहा है। अभी 50 डिग्री टेम्परेचर है, मरे जा रहे हैं, पसीना बहा जा रहा है, तुमसे कोई कहे स्वेटर पहन लो तो तुम कहोगे हैं पागल है क्या, कोई स्वेटर पहनता है इतनी गर्मी में, यही बोलोगे ना? यस मैम। स्वेटर पहनने की एक्टिविटी कब हो रही है? किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे हो रही है। तुम कहोगे भैया देखो ऐसा है, जब 20 डिग्री तक टेम्परेचर हो जाएगा ना तभी मेरा स्वेटर निकलता है, उससे पहले तो मैं एसी में बैठता हूँ, एसी में, पता है तुमको? तो ये दुनिया के साथ ऐसा है, तो गैस के साथ भी ऐसा है। वो कहती है कि भैया 1 मोल में इतने पार्टिकल्स तभी दिखाऊंगी जब टेम्परेचर 0 डिग्री होगा और प्रेशर 1 एटीएम होगा। हालांकि इसको गोली मारो, ये तो मैं बता रही हूँ, न्यूमेरिकल में अगर गैस आ गई तो गैस के लिए जो है ये वैल्यू नहीं रखेंगे, ये रखेंगे, बस इतना है। बोलो समझ में आया है? यस यस मैम, आ गया। यानी अगर तुमसे कोई कहता है कि उसके पास 1 मोल गैस है, अगर कोई कहता है कि उसके पास 1 मोल गैस है, तो उसके पास कितनी गैस है बताओ, अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आई। उसके बाद 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं और 22.4 लीटर गैस। हाँ, तो अपन ऐसा ये बोलेंगे कि ये नहीं बोलेंगे कि उसके पास इतने पार्टिकल है, अपन डायरेक्ट ये बोलेंगे कि उसके पास 22.4 लीटर गैस है, बात खत्म। क्लियर अच्छा, सिर्फ इतना ही, है बेटा? यस मैम। सिर्फ इतना ही बोलना बोलो पड़ेगा। बेटा। हाँ बस इतना ही बोलना पड़ेगा, इतना ही बोलना पड़ेगा। और वो भी चलो अब वो भी हम जब वो चलेंगे। एसटीपी। हाँ एसटीपी पे ही होता है क्वेश्चन, हमेशा एसटीपी पे ही आता है, नहीं भी लिखा है तो एसटीपी पे ही मानना है, कोई दिक्कत नहीं अपने को। अच्छा, ठीक है, चलो जी अब मैम। मैं तुम्हें बताऊंगी फॉर्मूला। यहाँ पे फॉर्मूला की बाढ़ आई हुई है, बहुत फॉर्मूला है बट बहुत आसान है। यहाँ पे मोल कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, मेरे ख्याल में तुम्हें कॉन्सेप्ट में कोई डाउट नहीं था। अब हम जितने न्यूमेरिकल कर पाएंगे उतने कम है, बहुत सारे करेंगे, बट मैं पहले तुम्हें फॉर्मूला की सैर करा देती हूँ, बड़े आसान है बेटा। देखो पहले तो तुम एक बात याद रखो, एक है फॉर्मूले का बाप, फादर ऑफ द फॉर्मूला, सिर्फ एक याद करेंगे, उसी में अपना दिमाग लगाएंगे और फॉर्मूला बदलते चला जाएगा। 9th क्लास में तुमने एक न्यूमेरिकल पढ़ा था, एक फॉर्मूला पढ़ा है, पहले ही पढ़ा है, मोल कॉन्सेप्ट 9th में भी था, पढ़ाता नहीं है कोई इतने अच्छे से। हालांकि मैं पढ़ा रही थी जिस सेक्शन को, उसको मैंने पढ़ाया था, पर जो है बहुत लंबा समय हो गया, मुस्तफा वाज नॉट इन माय सेक्शन, तुम भी नहीं थे सौगात, यस मैम, तो मुझे नहीं पता तुम लोगों को तो किसने हम पढ़ाया दोनों और एक तुम्हें ही याद क्लास। है। अच्छा तुम दोनों ए सेक्शन में थे, तो मैंने नहीं पढ़ाया वहां पे, मुझे आइडिया नहीं है तुम्हारे को ये पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया, और बाकी दोनों को भी स्कूल में पढ़ाया गया कि नहीं। 9th में था पर इतने डिटेल में नहीं था, मैं जहाँ पढ़ाती हूँ मैं इतने ही डिटेल में 9th में पढ़ा देती हूँ कि जिससे 11th में फिर से पढ़ाएं। तो हालांकि न्यूमेरिकल कम कराते हैं 9th वालों को, 2 ही फॉर्मूला है, मगर मेरे को तो जब मेरा मुंह खुलता है तो फिर पूरा बोल के ही चुप होता है, तो मैं तो बता ही देती हूँ। नंबर ऑफ मोल्स एक ही फॉर्मूला, ये 9th में था, याद है तुम्हें 9th का फॉर्मूला, याद है तो बताओ। Yes, यस ma'am. मैम था। Given mass by नहीं, molar अभी याद। mass. वेरी गुड, गिवन मास बाय मोलर मास, गौरवेंद्र ने बता दिया है। फॉर्मूला था गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय, पक्का यही था, गिवन मास बाय मोलर मास। Yes, ma'am. ठीक है, अब एक शर्त थी लेकिन वहां, अगर तुम्हें याद हो, गिवन मास ग्राम में होना चाहिए, अगर ग्राम में नहीं है तो आप ग्राम में बदलिए, फिर ये फॉर्मूला आप सॉल्व करिएगा। देखो तो ये जो फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला को हम बेस बनाएंगे और हम सब के लिए फॉर्मूला निकाल लेंगे। मान लो पहली कंडीशन, हमसे किसी ने कहा है नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, और किसी एटम के लिए सवाल है। सवाल किसके लिए है? एटम के लिए। सवाल किसके लिए है? एटम के लिए। तुम ये कहोगे मैडम एटम के लिए अलग फॉर्मूला, मॉलिक्यूल के लिए अलग फॉर्मूला होता है क्या? बिल्कुल होता है बेटा जी, बिल्कुल होता है।
अंतर सिर्फ 54 भर का है, आप ध्यान से समझोगे आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स अगर एटम के निकालने को बोले हैं तो आप गिवन मास लिखेंगे जो क्वेश्चन में दिया। गिवन मास माने जो सवाल दे रहा है वो गिवन मास होता है। सवाल ने जो मास क्वेश्चन में दिया है वो गिवन मास है। अपॉन एटम दे रखा है तो एटम के लिए आप नीचे लिखोगे ग्राम, समझ रहे हो, यानी फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, गिवन मास को स्मॉल m से, और ग्राम एटॉमिक मास को GAM से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या तुम्हें ये फॉर्मूला क्लियर हुआ? मैम मतलब मोलर मास की जगह GAM लिखते हैं क्या? मोलर मास की जगह, हाँ, ये मोलर मास, अगर यहाँ एटम पे क्वेश्चन है तो ग्राम एटॉमिक मास लिख लेना, मॉलिक्यूल पे क्वेश्चन है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख लेना, और अगर गैस मैम यूनिट एक ही रहेगी? यूनिट, हाँ यूनिट एक ही है, यूनिट में कोई चेंज थोड़ी, ऊपर का सामान ग्राम में होना चाहिए, नीचे की कोई यूनिट आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर अपने आप ग्राम में आएगा। ठीक है, क्लियर है? मैम तो ये दिया रहता है क्या? बेटा आवाज नहीं साफ हुई, फिर से बोलो। मैम ये जो अपना ग्राम एटॉमिक मास है और मॉलिक्यूलर मास है, हाँ, ये ग्राम एटॉमिक मास को निकालना आता है, ये तुम्हें निकालना आता है, मैंने पिछली क्लास में ही तो समझाया था। तो तुम एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे थे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर रहे थे, वो क्या था? यही तो था मैम, यूनिट था ना? जब ग्राम में होती। सारे जितने दिमाग में तुम्हारे मेरे काट रहे हैं वो सारे छूट जाएंगे। ये फॉर्मूला मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही। कैसा आपके आवाज से? मैं ये बोल रही थी, मेरे प्यारे बच्चों सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? मैम आप दे रहा है। यस मैम आ रही। अब दे रहे हैं। मैं ये कह रही थी कि तुम फॉर्मूला को देख के अपना सिर मत खुजाओ कि ये कैसे होगा, कैसे, इतना आसान न्यूमेरिकल तुमने अपनी लाइफ में नहीं किया है, बहुत इजी, बहुत इजी, बहुत। अभी रुक जाओ, फॉर्मूला समझ में आया है कि नहीं आया बोलो। मैम आ गया। यस मैम आ रही। बस तो फिर आ गया, क्या दिक्कत है? अब अपन ने एटम का फॉर्मूला लिख लिया, अब अगर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देख लेते हैं। ये है फॉर्मूला नंबर 2। अगर तुम्हारे को क्वेश्चन मॉलिक्यूल के लिए है, ठीक है, अगर क्वेश्चन मॉलिक्यूल के लिए है और बोला है नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, तो फॉर्मूला होगा गिवन मास। देखो गिवन मास अपनी जगह नहीं छोड़ रहा, वो वहीं का वहीं है। गिवन मास अपॉन, बताओ क्या आएगा नीचे? मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास आएगा। हाँ हाँ। तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू m अपॉन GMM। कोई डाउट? नो। यस मैम। अब एक तीसरा फॉर्मूला आएगा। तीसरा फॉर्मूला है, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हो तब क्या करें? अब तो एटम भी नहीं बोल रहा, मॉलिक्यूल भी नहीं बोल रहा, अब कह रहा है बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालो। तब क्या करोगे? नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए फॉर्मूला है n स्मॉल n यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू n अपॉन n, हाँ, n अपॉन n नॉट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जितना दिया है अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यहाँ पे n नॉट क्या है? एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 पार्टिकल्स। ये फॉर्मूला पूरा ही अलग है। ये अलग कहाँ है लड़के? सिर्फ क्या है, पार्टिकल्स के लिए है, तो पार्टिकल के लिए जितना पार्टिकल दिया है अपॉन एवोगैड्रो नंबर लगाना है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अगर तुम्हारी स्पीशीज ना तो एटम है, ना मॉलिक्यूल है, ना पार्टिकल है, वो अलग ही कुछ है, चौथी चीज गैस। अगर गैसियस सब्सटेंस है तब तो क्या करोगे? 22 हाँ शाबाश, लीटर वाला आएगा। हाँ, n इज इक्वल टू v, वॉल्यूम दिया होगा, फिर 22/22.4 लीटर। तुमको किसी को भी इन चारों में कोई डाउट है तो बोलो। नो मैम। बेटा गौरवेंद्र, वो n हाँ, V तो गिवन वॉल्यूम है ना। क्या बोल ये रहे हो? वॉल्यूम दे रहे हो? ये पूछ रहे हो n? हाँ मैं अभी बता रही हूँ, गौरवेंद्र ने कोई डाउट पूछा है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ऑब्वियसली बेटा नंबर ऑफ पार्टिकल मैंने लिख दिया ना, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालना है। अब मैं पूरा लिख देती हूँ, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये तो हमेशा गिवन ही होगा यार, जो क्वेश्चन में दिया है वही बिठाना है अपने को। यहाँ पे वो एटम दिया होगा तो अपन गिवन मास लिख देंगे एटम मॉलिक्यूल में, पार्टिकल्स में नंबर ऑफ पार्टिकल लिख देते, और गैस में अपन वॉल्यूम लिख देते। ये वी फॉर क्या है? वॉल्यूम क्वेश्चन में दिया हुआ है। बेटा तुम्हें ये 4 फॉर्मूले समझ में आए? बताओ।
वॉल्यूम ma'am, गिवन वॉल्यूम है। ऑब्वियसली बेटा गिवन ही है, ऊपर वाला जो है ना वो सवाल में जो दिया है वही लिखना है। बोलो आया है समझ में? आया है समझ में बेटा? आया है। देखो अभी तुमने चार फॉर्मूले पढ़े हैं। इसमें तुम निकाल रहे थे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। चार फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स के लिए था। फॉर्मूला बहुत है, ठीक है। अपन एक काम करें, पहले इन चार फॉर्मूला में न्यूमेरिकल कर ले, फिर और बताऊं। और फॉर्मूला भी है, पहले इन चार पे कर ले कुछ। यस मैम। चल पहले इन चार पे करते हैं। और मैं नहीं करूंगी, मैंने तुम्हें फॉर्मूला बता दिया, तुम ट्राई करो, देखते हैं कर पाते हो कि नहीं। तुम मुझे बताओगे फॉर्मूला नंबर 1 लगाएं, 2 लगाएं, 3 लगाएं कि 4 लगाएं। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल इन 392 ग्राम ऑफ H2SO4। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? पहला सवाल। मैं मॉलिक्यूलर मास वाला। वेरी गुड। सेकंड फॉर्मूला लगेगा। श्रिया समझ में आ रहा है बच्ची? यस मैम। सेकंड फॉर्मूला क्यों लगेगा, क्या तुम मुझे बता सकती हो? मैं क्योंकि H2SO4 दिया हुआ है, मॉलिक्यूल है। हाँ बेटा, मैं श्रिया से पूछ रही थी, कभी कभी उस बेचारी को भी बोलने दिया करो। तुम लोग इतना बोलते हो कि गरीब बच्ची मेरी बोलती नहीं है, चुप रहती है बिल्कुल। चलो बढ़िया, जब आता है तो इंसान चुप नहीं रह सकता। लड़ जाओ बिल्कुल, हम बोलेंगे हम बोलेंगे। बहुत अच्छा लगा मुझे। चलो रे जल्दी से आंसर बोलो। मैम वो 392 दिया है। हाँ 392 ही होता है बेटा H2SO4 का मास। नहीं रे, क्या बोल रही हूँ यार मैं। बेटा मॉलिक्यूलर मास होता है 392। चलते करो जल्दी करो। कैसे करोगे बताओ? कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, कि हम करके बताएं? मैम सबसे पहले तो मैम, गिवन आप मास एक भी और बता दीजिए। 392 लिखते हैं। मैं एक बता दूं, ये कौन बोल रहा है? मैं मैम मैं भी बोल रहा हूँ और मुस्तफा। सौरभ भी बोल रहा अच्छा गौरवेंद्र, तुम्हें भी नहीं आया है? कर रहा था मैं कैलकुलेशन। देखो बेटा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला तुमने अभी बताया कि हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन ग्राम मॉलिक्यूल सॉरी गिवन मास गिवन मास ऑन ग्राम मॉलिक्यूलर ग्राम मास, यही करेंगे। अब हमारे पास Yes, गिवन ma'am. मास तो दिया हुआ है 392 और ग्राम में भी दिया है, तो हमें कोई टेंशन है नहीं। ये जीएमएम क्या है यार, पहले ये निकालना पड़ेगा। तो जीएमएम यानी ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये कैसे निकलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड का मास निकालो, 2H + S + 4 ऑक्सीजन। मास निकालना तो सिखाया था पिछली क्लास में। 2 × 1 Yes, + ma'am. 32 32 4 × 16 कितना आएगा? 98 ग्राम है। बोलो तो हो जाएगा। बोलो बेटा, अब तो हो ही जाएगा। मैंने कर अब तो दिया, हो जाएगा। तुमने नहीं किया। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू 392/90। अब मैं पूरा करूंगी, मैं ही करूंगी 4 आंसर। कोई डाउट? नो नो। मैम नहीं है? पक्का नहीं है? पक्का बोलो रे पक्का। चलो चलो, अब मैं एक सवाल पूछूंगी, तुम पहले मुझे फॉर्मूला बताओगे, अब तुम सवाल खुद करोगे, हम नहीं करेंगे। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इन। देखो यहाँ तक तो सवाल पढ़ के समझ में नहीं आता कि कौन क्या पूछ लेगा। ये आपको पूछ रहा है 44.8 लीटर ऑफ CO2 एट STP। मैम गैसियस लगेगा, गैसियस लगेगा। मैम चलो लगा डालना, जल्दी बोलना थोड़ी है यार, आंसर बताना है। मैम 2 वेरी गुड। गौरवेंद्र को पूरा समझ में आया, उसने ओरल सॉल्व कर दिया, ओरल, शाबाश। फॉर्मूला है N = वॉल्यूम अपॉन 22.4। श्रेया नहीं आया है क्या बेटा समझ में? आ गया मैम। मेरी आवाज नहीं आ रही है। वॉल्यूम की वैल्यू दी है 44.8 लीटर अपॉन 22.4। खून खराबा 2 बार। N = 2 इज द आंसर। बोलो कोई डाउट है? मैम वॉल्यूम का जो यूनिट है लीटर, ये चेंज होके भी आ सकता है। हाँ ये आ सकता है, मगर यूजुअली नहीं आता, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, उसमें बच्चे की जान थोड़ी लेंगे। और अगर आ गया तो मैं तुम्हें ना कुछ पन्ने भेजूंगी फोटो खींच के, उनको लिख के याद कर लेना कि इसको उससे इसको उसमें बदलें तो कैसे बदलें। वैसे मैंने कई यूनिट सिखाई थी पहले दूसरी क्लास में। एक वॉल्यूम की यूनिट डेसीमीटर क्यूब भी होती है, तो अपन देख लेंगे। वैसे लीटर ही आता है इस क्वेश्चन में, वो इतने खुराफात करते नहीं है यूजुअली। बोलो क्लियर?
Clear, इतने ma'am. में कोई डाउट है बेटा? मैम इतना डाउट नहीं है मैम। पक्का कोई डाउट नहीं है? नो। नहीं है। चलो अभी मैं क्वेश्चंस मेरे पास बहुत हैं, लेकिन है ना, बस मैं वही देख रही हूँ कि कौन सा तुम अभी कर सकते हो, क्योंकि मैंने अभी तुम्हें सारे फॉर्मूला नहीं बताए हैं। तो जरा 1 मिनट के लिए रुको, मैं बता रही हूँ आपको। हाँ, अभी आप नहीं कर पाओगे, अब मेरे पास दूसरे फॉर्मूला के क्वेश्चन हैं। 1 सेकंड रुक जाओ जरा। हालांकि मैं बुक से तुम्हें फोटो भेजूंगी, बट मेरे पास बहुत सिलेक्टेड लिखे हुए हैं अभी। हाँ, अब मैं तुम्हें एक चीज पहले पढ़ाती हूँ, क्योंकि अब तुम्हें समझ में आ गया है कि सीधे फॉर्मूला में वैल्यू पुट करना है। मैं तुम्हें 4 फॉर्मूला आज सिखाऊंगी और बाकी के अगली क्लास में सिखाऊंगी, लेकिन अभी मैं तुम्हें एक स्टेटमेंट वेरीफाई करा देती हूँ, जिससे तुम्हारी श्रद्धा भक्ति मेरे ऊपर बहुत बढ़ जाएगी। मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले मोल की डेफिनेशन पढ़ाई थी कि मोल इज, जो तुम्हें समझ में नहीं आई थी, तुम सिर्फ गुजार रहे थे। मैंने कहा था मोल इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम्स इन, ये कहीं किताब में नहीं मिलेगा बेटा, ये मेरी खोज है। हालांकि मैंने भी कहीं पढ़ा था, फिर वहां से समझ के मैंने इसको डिराइव किया, पर वहां थ्योरेटिकली लिखा था, मैंने मैथमेटिकली डिराइव किया, और मैं तुम्हें ये दिखा रही हूँ कि तुम्हें डेफिनेशन समझ पहले प्रूव कर दूंगी मैं। 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12। मोल की डेफिनेशन कहती है कि मोल क्या है, तो वो कहता है कार्बन ले लो 12 ग्राम। कौन सा कार्बन लेना? जो कार्बन 12 हो, यानी कार्बन आइसोटोप 12 की बात कर रहे हैं। मैम कार्बन ही क्यों लेते हैं? वही तो प्रूफ करेंगे कि कार्बन क्यों लेते हैं, अभी वो भी समझ में आ जाएगा कि कार्बन 12 ही क्यों लेना है, कार्बन ही क्यों लेना है, और वो 12 ग्राम में जितने नंबर ऑफ एटम्स है वो मोल के बराबर कैसे हुए, ये भी समझ में आ जाएगा। चलो देखो बेटा, तुम्हें कुछ चीजें मुझे बतानी है। अगर मैं कार्बन का एक एटम ड्रॉ करती हूँ, तो कार्बन के न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे, बोलो होंगे? हम होंगे। यस मैम। और उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 होंगे के शेल में। और बताओ एल शेल में कितने होंगे? कितने होंगे एल शेल में? 4। 4। अब आप बताइए, अब मुझे फिर से बताइए, कार्बन के एक एटम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन? तो तुमने कहा मैडम 6 इलेक्ट्रॉन, फिर तुमने बोला मैडम 6 प्रोटॉन, फिर तुमने बोला मैडम 6 न्यूट्रॉन। अब देखो, कार्बन के एटम, एक एटम के अंदर इतनी चीजें हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, इसका इलेक्ट्रॉन का मास इज वेरी स्मॉल। मास बहुत छोटा है ना भैया, 10 टू द पावर -31 kg, नेग्लिजिबल है एक तरह से, तो ये बहुत स्मॉल है, तो इसे ऐड नहीं करेंगे, नॉट एडेड। ठीक ठीक। तो अब अगर कोई पूछे कि भैया मास ऑफ 1 कार्बन किसकी वजह से है, तो तुम कहोगे इलेक्ट्रॉन की अब तो कोई वैल्यू है नहीं, बहुत छोटा है क्वांटिटी, तो यानी 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। इतने में कोई डाउट है क्या? मैम कोई सा भी एलिमेंट ले, उसका इलेक्ट्रॉन छोटा ही होगा क्या? ऑब्वियसली बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो किसी के अंदर का भी हो, इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स है ना, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। कितना छोटा है? हाँ ये तो फिक्स है। 10 हाँ बेटा, 10 की पावर 31, वो भी माइनस में, कितना छोटा है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। -31 का मतलब तुम जानते हो? 0.00000031 बार, तब आएगा 9। बाप। समझ रहे हो कितना छोटा है? यस मैम। वो कहता है कि आप इसे छोड़ सकते हो, छोड़ दो। चलो अब देखो, एक और रिलेशन बताती हूँ, हालांकि तुम्हारे काम का नहीं है, पर कभी कोई तुम्हारे सामने हीरो बने तो तुम भी बन लेना। अगर कोई कहता है कि यार तुम कह रहे हो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इतना छोटा है, लेकिन मास ऑफ प्रोटॉन की पावर भी तो देखो माइनस में है, तुमने कभी देखी क्या? देखी कि मास ऑफ प्रोटॉन की पावर भी तो 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 kg है, इतना है। ये भी तो माइनस में 27 है, तो ये भी तो बहुत छोटा हुआ। तो उसको जरा प्यार से बता देना कि मेरे मुन्ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो 1/1837 टाइम छोटा है प्रोटॉन से। तो फिर तुम समझ लो कि प्रोटॉन से ही इतना छोटा है, प्रोटॉन खुद छोटा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन उससे भी ज्यादा 1/1837 टाइम छोटा है प्रोटॉन से। इसलिए इलेक्ट्रॉन को तो गोली मार दो, बिल्कुल कोई नहीं, तुम जाओ, खत्म। आई मेरी बात समझ में? न्यूट्रॉन कितना छोटा है? न्यूट्रॉन भी सेम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम है, ऑलमोस्ट 100% नहीं है, ऑलमोस्ट है।
क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें है ना, मैंने सुबह की क्लास में ही आज पढ़ाया है, आज नहीं, ए सेक्शन की क्लास में पढ़ाया था। जिस जिस भी पापी ने ये नहीं लिखा है वो लिखकर याद करे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। इसको ग्राम में लिखेंगे तो 10 टू द पावर -27 ग्राम। ये इलेक्ट्रॉन की कहानी होगी। मास ऑफ प्रोटॉन इज 1.67। देखो जरा ध्यान से, 1.672623। ये लिख रही है, क्या? ये जो आप लिख रही हैं, आप कॉपी पर उतार लें। हाँ हाँ बिल्कुल, कोई पूछने की बात है। इंटू 10 टू द पावर -27 kg, और ग्राम में लिखिएगा तो 1.67 इंटू, अरे नहीं पूरा, ये जरूरी नहीं है, ये 4 डिजिट में छोड़ रही हूँ, ठीक है। इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। पर ये है, कहीं तुम्हें लिखी दिख जाए तो तुम कहोगे कि भगवान मैडम ने तो हमें आधा ही बताया, तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं। फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन इज, देखना बेटा कितना डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है। ये डिफरेंस कंपेयर कराने के लिए ही मैंने प्रोटॉन की वैल्यू यहाँ तक लिखी थी। 1 पॉइंट कहाँ चले सेकंड गए? चैप्टर में आपने दिया था ना, पता नहीं। हाँ दिया था ना, तुम भूल जाते हो, ये क्या करूं। मैंने लिख लिया, 1.67 पावर माइनस, अरे भैया लिखी रखी तो किताबों में सब कुछ लिखा रखा है, तुम कब याद करोगे रे? मेरे को तो तुम्हें याद चाहिए ना। 1.675 इंटू 10 टू पावर -24 ग्राम, या 1.675 इंटू 10 टू द पावर -27। क्या रे, कौन बोला और क्या बोला? ये तो पहले ग्राम में है ना, शुरुआत वाला। ये अरे तो कुछ भी लिख लो यार, मैंने यहाँ पहले केजी लिखा है, यहाँ बाद में ग्राम लिखा है, यहाँ पहले ग्राम लिख दिया है, सेम है ना। ये ग्राम को ग्राम से कंपेयर कर लो, देखो ये 1.6726 था, ये 1.675 है, कितना कम डिफरेंस है कि नहीं है? इलेक्ट्रॉन का -28 हो शायद। हाँ सॉरी, टाइपिंग एरर, आई एम सॉरी। -20 शायद नहीं, यू आर करेक्ट, बिल्कुल सही बोला आप। ऐसा है कि मैं भी कभी कभी पगला जाती हूँ। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं है। नो मैम। तो बेटा जी आपको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन 1,000 टाइम्स स्मॉल है एज कंपेयर टू मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन को हमने दो बार दी है, और प्रोटॉन भी छोटा है, लेकिन ठीक है, इतना भी छोटा नहीं है। तो हम निकालेंगे मास ऑफ 1 कार्बन। आपने कहा मैडम 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन के बराबर है, ठीक है। अब आप देखिए 6 इंटू, एक प्रोटॉन का मास कितना बताया मैंने अभी? 1.67 10 टू द पावर बताया मैंने, है ना। और मैंने तुम्हें ये भी बताया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास लगभग बराबर है, बताया कि नहीं बताया? तो कॉमन ले लेंगे क्या? यस कॉमन ले लेंगे। हम ले लेंगे इसको 6 और 6 12, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास है कॉमन 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो ये होता है कि मैंने ये काम सही किया है, बिल्कुल। है ना। अच्छा अब आप देखिए बेटा जी, इस पूरी क्वांटिटी को, ये 12 का तो 12 ही रहा, पर ये जो क्वांटिटी है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, इसी को कहते थे 1 AU। दिस वैल्यू ओनली वाज कॉल्ड एज 1 एटॉमिक मास यूनिट, यही कहलाती। आया आपको समझ में? ये जो वैल्यू आई है 1.67 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, यही कहलाता था एक एटॉमिक मास यूनिट। ये आपको नहीं पता होगा कि ऐसा कहलाता था, लेकिन आप आज जान लीजिए कि इसको 1 AMU कहा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? मैं 12 को छोड़ के, हाँ बस 12 को छोड़ के ये जो वैल्यू है इसको 1 AMU कहा जाता है। यानी कि हमारे पास रिलेशन क्या आया? कार्बन इज इक्वल टू 12 AMU आया, आया ना? बोलो आया कि नहीं आया? बाकी 1 पॉइंट कहाँ गया? अगर कार्बन 12 AMU के बराबर है और मुझे 1 AMU की वैल्यू चाहिए, तो वो कितने के बराबर होगी? मास ऑफ 1 प्रोटॉन। क्या? 1.67। नहीं बेटा, फिर बात को समझो। एक कार्बन 12 AMU है, ठीक है, तो हाँ। 1 AMU कितना होगा? 1/12 कार्बन नहीं होगा? हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो बेटा जब आप बुक देखोगे ना तो आपको यही रिलेशन लिखा मिलेगा, पर वहां समझ नहीं आता कि ये क्यों ऐसा कह रहे हैं।
ये क्यों कह रहे हैं कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 मास ऑफ कार्बन? कार्बन के 1/12 मास के बराबर है 1 AMU। बिल्कुल प्रूव हो गया कि नहीं हो गया यहाँ से? बिल्कुल। ये कैलकुलेशन कहीं बुक में नहीं है, पर आई होप आपको समझ में आई है। बोलो। मैम आ गया। लेकिन अभी पूरी कहानी खत्म नहीं हुई है। अभी तो बात ऐसी थी, हाँ, हम प्रूफ तो कुछ और ही कर रहे थे। हम प्रूफ क्या कर रहे हैं, हम इस पे पहुंचेंगे। हमें एक कार्बन का तो कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना ना, हमें तो 1 मोल कार्बन का मास चाहिए। यही चाहिए ना हमें। यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। ये चाहिए क्वेश्चन मार्क हमारे लिए। हमें तो 1 मोल कार्बन की वैल्यू चाहिए। तो यानी कि हमने अभी तक जो समझा है उसके हिसाब से हम ये जानते हैं कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन बराबर होंगे 1 मोल ऑफ कार्बन के। क्या इसमें किसी को कोई आपत्ति है? क्योंकि 1 मोल ही तो इतना होता है। बोलो। यस मैम, यस मैम। लेकिन तुम अभी पीछे तो कैलकुलेट करके आए कि जो है हम 1 मोल की जगह 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर 24 लिख सकते हैं। बोलो। बिल्कुल यस मैम। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। और साथ में तुमने जो है पूरी वैल्यू वाली भी लिखी थी कि नहीं लिखी थी? बोलो बेटा। Yes, ma'am. हाँ, तो अगर आपका 1 मोल कार्बन कितने के बराबर है, तो आप जब पूरा सॉल्व करेंगे कि 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन कितने के बराबर है, तो आपका सॉल्यूशन हो जाएगा 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। और जब तुम ये पूरा सॉल्व करोगे ना, तो यही क्वांटिटी 12 ग्राम के बराबर आएगी। सॉल्व करके देख लेना आएगी। ये क्वांटिटी 12 ग्राम के बराबर आती है। और यहीं से वो रिलेशन निकला है जो डेफिनेशन तुम्हारा याद करो। क्या डेफिनेशन? 12 ग्राम के बराबर होता है। ये क्या प्रूव हो गया? ये प्रूव हो गया कि मास ऑफ इतना कार्बन एटम, मास ऑफ 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कार्बन इज 12 ग्राम। ये देखो, ये कैलकुलेट कर दिया। समझ में आया? यस मैम। यानी कि जो अगर इतना कार्बन है तो उसका वजन 12 ग्राम होगा। ये बात प्रूव हो गई इस पूरे कैलकुलेशन से। तो हम अब कह सकते हैं कि 1 मोल क्या है, क्योंकि ये चीज जो है वो 1 मोल है। तो हम कह सकते हैं ना 12 ग्राम है। 1 मोल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। वी कैन से 1 मोल इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन एटम। अब समझ में आया कि ये कहानी क्यों चल रही थी इतनी देर से? यस मैम। कोई डाउट है? हालांकि ये तुम्हारे को नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अपने दिमाग में अब हम रखते रहे कि 1 मोल किसके बराबर है, तो कार्बन के जो है 12 ग्राम में जितना एटम है उसके बराबर है। अगर आप रखते तो आपको समझ में नहीं आता। अब आपको समझ में आ रहा है कि ऐसा कैसे हुआ। कोई डाउट है हमें इतने में? नो। नो मैम। गौरवेंद्र, एनी डाउट्स बेटा? और क्लियर No, है ma'am. बात? Clear. क्लियर है? तो ये सिर्फ प्रूव करने के लिए था कि तुम डेफिनेशन रटोगे और फिर तुम्हें लगेगा कि यार हम क्यों रट रहे हैं, हमें समझ में नहीं आया है, इसलिए मैंने बोला। ठीक है। यहाँ पर हमारे वो 4 फॉर्मूले खत्म होते हैं जिस पे बहुत बेसिक क्वेश्चंस आते हैं। अब हमें कुछ और फॉर्मूला की जरूरत है। 4 फॉर्मूला नोट कर चुके हो ना? टोटल 9 फॉर्मूला है। कितने हैं? 9। तो आज की क्लास में मैं तुम्हें अभी 10 मिनट में सारे फॉर्मूला और लिखवा देती हूँ, समझाकर न्यूमेरिकल अगली क्लास में करा के ये टॉपिक खत्म कर दूंगी। 4 फॉर्मूले दे चुकी हूँ ना मैं ऑलरेडी? यस मैम। अभी लिखो 5th फॉर्मूला। 5th फॉर्मूला है कि मान लो अभी तक तुमसे पूछा क्या जा रहा था, जो तुमने 4 फॉर्मूला लिखा है उसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला था। अब अगर तुमसे कहा कि भैया आप मास निकालिए, मास ऑफ 1 एटम निकालिए, मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट पूछ लिया,
कैसे सवाल बनाएगा? ऐसे बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर के एटम का मास निकालो। समझ रहे हो? अभी तुमसे सल्फर के नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा था, अब क्या बोलेगा? सल्फ्यूरिक एसिड में सल्फर जो है ना, एक सल्फर, उसका कितना मास है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर तुमसे किसी एक एटम का मास पूछा गया है तो फॉर्मूला आएगा GAM/mm। देख रहे हो, फॉर्मूला पलट गया, नॉट mm, सॉरी एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि आपको एक एटम का मास निकालना है। ग्राम एटॉमिक मास अपॉन एवोगैड्रो नंबर। कोई डाउट है इतने में? नो मैम। अगर सिक्स्थ फॉर्मूला, अगर तुम्हें पूछा है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के एक मॉलिक्यूल का मास पूछा है तो फॉर्मूला गैस कर सकते हो? ग्राम मोलिकुलर मास बाय Na। GMM। वेरी गुड, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बाय Na। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है? ये फॉर्मूला तुम्हें समझ में आ रहा है कि रटना पड़ेगा? बेटा एक एटम का मास पूछ रहा है, तो एक एटम कितने में है? पूरे 1 मोल में। 1 मोल को 1 मोल से डिवाइड कर दो उसके ग्राम एटॉमिक मास को, तो एक एटम का मास आ जाएगा। वैसे ही एक मॉलिक्यूल का मास पूछता है तो मॉलिक्यूलर मास को, ग्राम मॉलिक्यूलर मास को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर दो तो तुम्हारे 1 मॉलिक्यूल का मास आ जाएगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, तो फिफ्थ और सिक्स्थ फॉर्मूला। अभी देखो सेवेंथ फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत से क्वेश्चन आते हैं। अगर तुमसे पूछा है, अगर तुमसे नंबर ऑफ, कौन है बातें कर रहा है बीच में? अगर तुमसे पूछा है नंबर ऑफ एटम या तुमसे पूछा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, देखो यहाँ मास चल रहा था वर्ड, यहाँ आ गया नंबर। ठीक है, क्या क्या निकाल लिया? नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, मास निकाल लिया। अब नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछा है इन W ग्राम ऑफ सब्सटेंस। ये सवाल ऐसा है बेटा कि जैसे पूछ रहा है कि 15 किलो आम में कितने आम आएंगे, तो वो तुमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ मैंगो इन W ग्राम ऑफ सब्सटेंस। तो W ग्राम क्या है? गिवन वेट। 15 किलो मैंगो में कितना मैंगो आएगा, ऐसा सवाल है। समझ आया? यस मैम। समझ आया? नंबर ऑफ एटम पूछने का मतलब क्या है? तुमसे कह रहा है तुम 5 किलो पेन खरीद के ले आओ, अब बताओ उसमें कितने पेन आएंगे। तो 5 kg में नंबर ऑफ पेन पूछ रहा है या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहा है। कोई डाउट है? नो। बेटा फॉर्मूले के मतलब समझ रहे हो? मास पूछ रहा है तो मास यानी तुम 5 kg पेन खरीद के लाया तो उसमें से वो एक पेन का मास पूछ रहा है, मास। और अगर यहाँ पे सवाल देख लो तो 15 kg में कितने पेन चढ़ेंगे, नंबर ऑफ एटम्स पूछ रहा है, नंबर ऑफ पेन। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पर अगर ये है तो वेट इनटू एवोगैड्रो नंबर मॉलिक्यूलर मास। अगर जो है ये मॉलिक्यूल का फॉर्मूला है तो मॉलिक्यूल निकालना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है तो GMM लगा लेना, और नंबर ऑफ एटम निकालना है तो W/Na/GAM। कोई डाउट है फॉर्मूला में? इतने फॉर्मूलाज में कोई डाउट है? है क्या? अच्छा, अगर मान लो अभी तुम ये फॉर्मूला बना लो, 8 फॉर्मूला तुम खुद बना लो। ये तो नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गया। मान लो तुमसे कहता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन V लीटर्स ऑफ गैस बताओ, गैस एट STP बताओ, तो क्या फॉर्मूला बनेगा? वेट इनटू, वेट नहीं बेटा, वहां तो वॉल्यूम दिया होगा ना, तो वॉल्यूम इनटू Na। देखो समझो, यहाँ पे W तो अपन W ले रहे थे, यहाँ को V लीटर हो रहा है तो अपन ऊपर V लेंगे। ठीक है? यस मैम। देखो देखना है अपनी क्वांटिटी वेट में है कि लीटर में है, वॉल्यूम है, क्या दिया है। तो V इंटू Na अपॉन 22.4 ये फॉर्मूला। ठीक है ना। ये तुम्हारे 8 फॉर्मूला हो गए हैं। एक लास्ट और लिख लो, एक लास्ट एंड 9th फॉर्मूला है। अगर हाँ मैं लिखती हूँ, अभी मैं ये वाला बता दूं फिर 8th वाला फिर से बता दूंगी। अगर है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन n मोल्स ऑफ सब्सटेंस, बेटा ये कुछ नहीं है, बेसिक में सिर्फ 4 फॉर्मूला थे, लेकिन क्या होता है सवाल का लैंग्वेज बदल देते हैं। तो मोल कॉन्सेप्ट में ये 9 से 10वां क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आपको अगर ये 9
रिलेशन समझ आ गए, आप मोल कॉन्सेप्ट का हर एक सवाल सॉल्व करोगे। क्योंकि मैं जो आपको फॉर्मूला दे रही हूँ ना, ये बनाए हुए फॉर्मूला, ये बुक में नहीं मिलेंगे तुमको। ये मैंने बहुत सारा एनालिसिस करके जितने तरह के न्यूमेरिकल बनते हैं उन सबको छांट छूट बीन के रख के दिया है कि भैया इससे ज्यादा फॉर्मूला की जरूरत आपको नहीं है, वरना आप बहुत कंफ्यूज होगे। बस आप है ना, ये जो लिखा हुआ है ना, ये आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखी है मैंने, कि वो आपसे बोलेगा कि n मोल्स दिए, मान लो वो 4 मोल दे देगा तुम्हें और कहेगा 4 मोल में कितने मॉलिक्यूल्स है सल्फ्यूरिक एसिड के, बताओ। अगर ऐसा पूछ दे तो क्या करोगे? तो आंसर होगा n इंटू एन। समझ आ रहा है? यस मैम। अब मुस्तफा पूछ रहा था मैडम 8th वाला फॉर्मूला समझा दीजिए। 8th वाला फॉर्मूला था गैसेस के लिए बेटा। अगर वो पूछता, देखो 6th फॉर्मूला, 6th नहीं है सॉरी, 7th फॉर्मूला और 8th फॉर्मूला सेम है। अंतर है 7th फॉर्मूला एटम और मॉलिक्यूल का नंबर निकालने के लिए था और 8th फॉर्मूला गैस का नंबर निकालने के लिए। और 8th, हाँ, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन V liters ऑफ गैस एट STP अगर पूछा है तो फॉर्मूला बनेगा V इंटू Na अपॉन 22.4 लीटर। क्लियर है फॉर्मूला? यस मैम। यस मैम। बहुत इजी है बेटा। देखो शुरू के 4 फॉर्मूले मिलते जुलते थे, फिर अगले 2 मास वाले फॉर्मूला थे वो भी मिलते जुलते हैं, क्योंकि एक बार एटम का मास निकालो। देखो मैं 5 मिनट में फिर से समझा देती हूँ। 5th फॉर्मूला, आगे के 4 में कोई डाउट नहीं था ना। 5th फॉर्मूला है, 5th और 6th है। 5th में कहता है मास ऑफ 1 एटम निकालो और 6th फॉर्मूला में कहता है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल निकालो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है ग्राम एटॉमिक मास अपॉन Na, और इसका फॉर्मूला क्योंकि मॉलिक्यूल के लिए है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास अपॉन Na। ये दोनों मिलते जुलते हैं ना, ये एटम के लिए, मॉलिक्यूल के लिए है। क्लियर हुआ? बोलो, क्लियर हुआ? यस मैम। अब 7th और 8th फॉर्मूला सेम है। 7th में 2 फॉर्मूला, एक्चुअली टोटल 10 फॉर्मूले हैं। 7th में मैंने एक ही फॉर्मूले में निपटा दिया। 7th फॉर्मूला क्या था? 7th फॉर्मूला था, आपसे पूछा नंबर ऑफ एटम इन W ग्राम ऑफ सब्सटेंस। इसके लिए मैंने तुम्हें एग्जांपल दिया था कि मान लो तुमसे पूछता है कि 15 किलो आम लाए हो, उसमें कितने आम आएंगे, तो ये ऐसा सवाल है। क्लियर हुआ? समझ रहे हो? बोलो बेटा, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो अभी तुमसे वो W ग्राम ऑफ एटम पूछ रहा है, एटम निकालो, नंबर ऑफ एटम। तो इसके लिए फॉर्मूला लगेगा W इंटू Na अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। जब एटम है तो हर जगह ग्राम एटॉमिक मास। इसी को अगर तुमसे पूछ लेता, ये मैंने कंबाइन करके फॉर्मूला दिया था 7th और 8th को, एक ही नंबर था 7th नंबर। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ लेते एटम की जगह इन WG ग्राम ऑफ सब्सटेंस, तो आप क्या लिखते? W इंटू Na अपॉन मॉलिक्यूल के लिए है इसलिए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब क्लियर है? कोई डाउट है? नहीं मैम। क्लियर है मैम। पक्का पूरे 9 फॉर्मूला क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो आप जो है बेटा वीडियो वापस चलाइएगा कल और बैठ के सारे फॉर्मूला लिखिएगा, तभी आप अगली क्लास में न्यूमेरिकल कर पाओगे। क्या बेटा? मैम मैंने सारे फॉर्मूला लिख लिए, बहुत अच्छी बात है। जिसने लिख लिए वो रिवाइज कर लेना। अगली क्लास में आप ये समझ लीजिए, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आ गया है और आपको फॉर्मूला आता है तो आप एक काम करना, एक पन्ना ले लेना, ऐसे अपनी कॉपी से अलग एक पेज ले लेना, इसमें सिर्फ फॉर्मूला लिख लो मोल कॉन्सेप्ट के, और जब क्लास चलेगी तो साइड में रख लेना, और मैं क्वेश्चन बोलूंगी तो मैच करना कि किस फॉर्मूले में क्वेश्चन फॉल कर रहा है। बिल्कुल तुरंत तुरंत आंसर आएगा, तुरंत तुरंत। मैंने इसीलिए तुम्हें इतने सारे फॉर्मूला दिए कि कोई भी क्वेश्चन हो दुनिया का मोल कॉन्सेप्ट का आपसे ना बने, ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको 10 फॉर्मूले दे दिए, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? बुक खोलोगे तो 3-4 मिलेंगे, फिर वो उससे उसी से बनाते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या करके, वो उन्हीं को समझ में आता है, अपने को तो आता नहीं। तो अपन का मोल कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से हो गया है। अब अपने को सिर्फ करना है इसके न्यूमेरिकल, तो अपन अगली क्लास में करते हैं। अब अपने को सिर्फ इस चैप्टर में न्यूमेरिकल 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 करना, और थोड़ा बहुत थ्योरी बचा है, मोलारिटी मोलालिटी ये सब पढ़ाना है मुझे। तो अगली क्लास में अपन सारे न्यूमेरिकल करेंगे और फिर एक आध क्लास और होगी, मेरे ख्याल में 2 क्लास में ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफी है। यस मैम। Yes, ma'am. Okay then. Any doubts? अगर है किसी को, if anybody is having any kind of any doubt, then can clarify. Otherwise, I will leave the class.
नो मैम, नो डाउट। ओके No, ओके, टेक केयर देन। अगर कोई डाउट आता Thank है you, तो ma'am. आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाय। ओके टेक मैम, केयर बेटा। थैंक यू मैम, बाय।